हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू साइंस क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कूलम्स लॉ की। तो सबसे पहले जो हम ये लॉ पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ, देखो इस लॉ को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, हम कूलम्स लॉ को पढ़ क्यों रहे हैं। देखो जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो क्यों पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। तो जो कूलम्स लॉ है वो हम किस लिए पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा। देखो हमने एक चीज़ सुनी थी, जो चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। जो चार्जेस होते हैं वो फोर्स लगाते हैं, ये हम सबको पता है। ये हम जानते हैं कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं, सिमिलर चार्ज जो होते हैं वो रिपल्शन का फोर्स लगाते हैं। हमने पढ़ा है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो हम जानते हैं कि चार्जेस फोर्स लगाते हैं, ये हम जानते हैं कि अगर चार्जेस को रख दिया जाए तो वो फोर्स लगाएंगे। प्लस माइनस का होगा तो अट्रैक्शन का लगाएंगे, और अगर प्लस प्लस का होगा तो रिपल्शन का लगाएंगे। लेकिन हम ये नहीं जानते वो जो फोर्स लगाते हैं वो कितना लगाते हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी है। मतलब ऐसी कोई डायरेक्ट हम ये नहीं बता सकते कि दो चार्ज रखें, हम ये तो बता सकते हैं इनमें फोर्स लग रहा है। सपोज मैं बोलता हूँ दो चार्ज रखें, एक चार्ज सपोज मान लो Q1 है और दूसरा चार्ज है Q2। ये दो चार्ज रखें, इन दोनों में कुछ ना कुछ क्या लग रहा होगा, फोर्स। इतना तो क्लियर है, लेकिन हमें ये नहीं पता वो फोर्स कितना लग रहा होगा एग्जैक्टली, मतलब उसकी क्वांटिटी नहीं बता सकते। तो कूलम्स ने ये काम हमारे लिए आसान किया, उन्होंने इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया, मतलब प्रैक्टिकली प्रूव करके उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, और उसके द्वारा हम आराम से ये भी बता सकते हैं कि चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो कितनी क्वांटिटी में लगता है। अभी तक हम ये नहीं निकाल सकते थे प्रैक्टिकली कि फोर्स कितना लगता है। ये तो हमें पता था कि चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, पर ये नहीं पता था कि कितना लगता है। तो उसकी क्वांटिटी और वैल्यू आज से हम पता कर पाएंगे, किसके द्वारा, कूलम्स के द्वारा। तो कूलम्स ने फोर्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनाया वो किस तरीके से बनाया, हम लोग उसी की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक, तो कूलम्स ने बोला कि जब दो चार्जेस, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब दो चार्जेस रखे होते हैं तो उनके बीच में फोर्स लगता है। सुनो, जैसे मैं बोलूं कि एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, ठीक है। ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है, और सपोज ये कुछ दूरी पर रखें और मैं उस डिस्टेंस को मान लेता हूँ R, ठीक है। एक चार्ज का नाम Q1 है, दूसरे का नाम Q2 है, और वो कितने डिस्टेंस पर रखें, R डिस्टेंस पर रखें। अच्छा, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा। सपोज हम एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से अच्छा समझ आता है। सपोज मान लो ये चार्ज है 2 कूलम का और ये चार्ज है 4 कूलम का, ठीक है। तो इन दोनों में लगने वाला जो फोर्स होगा वो हो सकता है कितना लगे, 2 + 4 हो सकता है। वो फोर्स कितना लगे, 2 + 4 6 टाइम हो सकता है, 2 × 4 हो सकता है, 2 की पावर 4 हो सकता है, 4 की पावर 2। अब इतना तो क्लियर है कि चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा। अब वो कितना लगेगा, 2 + 4 लगेगा, या 2 × 4 लगेगा, या 2 की पावर 4 लगेगा, या 4 की पावर 2 लगेगा। मान लो दो चार्ज रखे, मैंने एक 2 का था और एक कितने का था, 4 का था। फिर मैंने एक किसी डिवाइस के द्वारा फोर्स नापा, और वो फोर्स अगर प्लस के हिसाब से लगता तो कितना आता, 6, मल्टीप्लाई के हिसाब से लगता तो कितना आता, 8, अगर 2 की पावर 4 के हिसाब से लगता तो कितना आ जाता, 16, और 4 की पावर 2 के हिसाब से लगता तो भी कितना आ जाता, 16, ठीक है। अब देखा गया वो फोर्स ना तो 6 लगा ना तो 16 लगा, वो फोर्स लग रहा था 8। तो हमें लगा यार ये कैसे हो गया, एक चार्ज 2 का है एक 4 का है और फोर्स 8 लग रहा है। हमें लगा जरूर कुछ गड़बड़ होगी, तो हमने दूसरा कुछ करके देखा। हमने अब की बार चार्ज लिया एक 3 का और एक लिया 4 का, ठीक है। तो अब देखा कि इन दोनों में जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स हमने सोचा ऐसे लगेगा 3 + 4, और कितना फोर्स लगेगा, 7। लेकिन देखा गया इसमें जो फोर्स लग रहा था वो कितना, 12। लेकिन इससे हमें एक बात क्लियर हो गई, जो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है वो उन दोनों के प्लस के बराबर नहीं होता है, उन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर लगता है। अब आधे बच्चे बोल रहे हैं इसमें क्या, डायरेक्ट बोल देते हैं जो चार्जेस हैं, जो फोर्स लगेगा चार्जेस के बीच में वो मल्टीप्लाई के बराबर लगेगा। लेकिन देखो बेटा, अगर देखा जाए तो ये काम था। अब हमें कोई सपना थोड़ी आ रहा था कि हमने तो दो चार्ज रखे थे,
दो चार्ज रखे थे और हमें पता था फोर्स लगेगा। देखो लेकिन हम सोच रहे थे एक 3 का एक 4 का तो 7 लग सकता है, लेकिन आंसर कितना आ रहा था 12। मतलब ये बात क्लियर होती है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो प्लस के हिसाब से नहीं लगता, वो मल्टीप्लाई के हिसाब से लगता है। और ऐसा उन्होंने एक दो एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखा, हमेशा जो फोर्स लग रहा था मल्टीप्लाई के हिसाब से ही लग रहा था। अच्छा बताना, एक चार्ज है 6 का और एक चार्ज है 3 का, फोर्स कितना लगेगा 9 18। ठीक, क्यों 6 + 3 के हिसाब से लगता तो आंसर 9 आता, लेकिन आंसर 18 आ रहा था। मतलब फोर्स नापा गया तो 18 निकल रहा था। हमें अब कंफर्म हो चुका था जो फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच में वो प्लस के हिसाब से नहीं लगता, डिवाइड के हिसाब से नहीं लगता, स्क्वायर के हिसाब से नहीं लगता, वो प्रोडक्ट के हिसाब से लगता है, मतलब मल्टीप्लाई के हिसाब से लगता है। तो पहला अगर कोई बोले ये कोई काम नहीं था तो नहीं बेटा, ये भी एक काम था और जो हमें समझना था। ठीक है, अगर कोई देखो ये भी तो हो सकता है ना, दो चार्ज है प्लस के हिसाब से फोर्स लग जाए, लेकिन प्रैक्टिकली प्रोडक्ट के हिसाब से लगा। इसी वजह से कूलम्स ने बोला फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। फोर्स बिटवीन दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो मैं इसको लिख भी देता हूं, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of charges, तो आई थिंक सबको ये क्लियर हो गया होगा कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब अगर एक चार्ज है 3 का और एक चार्ज है 5 का तो फोर्स कितना लगेगा, 8 है 15, क्योंकि तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। पहली चीज तो समझ में आ गई ठीक कि चार्जेस में जो फोर्स लगता है वो उनके प्रोडक्ट के हिसाब से लगता है। अच्छा एक बात सिंपल से पूछना चाहूंगा, बताओ दो छोटे छोटे चार्ज हैं और एक बार दो बड़े बड़े चार्ज हैं, फोर्स कहाँ ज्यादा लगेगा? देखो एक बार चार्ज है 2 कूलम के, तो फोर्स कितना लगेगा 4। एक बार चार्ज है 6 कूलम के बड़े चार्ज है, कितना लगेगा 36। मतलब जितना ज्यादा बड़ा चार्ज होगा, जितनी ज्यादा चार्जेस बड़े होंगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। सीधी सी बात है यार, बड़ा चार्ज होगा तो उनका प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा आएगा और इसी वजह से जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा। अच्छा तो इतनी बात तो क्लियर। अच्छा एक बात मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, ये चार्ज इतनी दूर है, मान लो एक, मैं इसे प्रैक्टिकली बताता हूँ, जैसे ये चार्ज है कि ये चार्ज है, इतनी दूर है, एक चार्ज ये है और एक चार्ज इतनी दूर है यार, बीच में कुछ दिख रहा है नहीं, तो फिर फोर्स लग कैसे रहा है? तो फोर्स लग कैसे रहा है, ये भी तो क्वेश्चन है कि एक चार्ज इतनी दूर, एक चार्ज इतनी दूर, फोर्स लग रहा है, पर कैसे लग रहा है? अच्छा ऐसा कभी देखा है कि बिना टच किए, देखो ये इसको टच नहीं कर रहा, ये इसको टच नहीं कर रहा, और बिना टच किए क्या लग रहा है? फोर्स। क्या ऐसा होता है कि हम टच भी ना करें और फोर्स लगता है? होता है। ग्रेविटी, ये मार्कर अपने आप नीचे आ रहा है, क्यों? मैं तो नहीं बोल रहा इसको नीचे आए, लेकिन फिर भी नीचे आ रहा है, क्यों? क्योंकि क्या जमीन इसे बुला रही है? क्या जमीन में से कुछ निकल के आ रहा है उसे नीचे ले जा रहा है? सब दिख नहीं रहा ना कुछ भी, लेकिन फोर्स लग रहा है ना। ग्रेविटेशन फोर्स क्या दिखता है? दिखता तो नहीं है आंखों से, लेकिन हमें पता चलता है ये चीज अगर नीचे आ रही है तो इस पर फोर्स नीचे लग रहा है, लेकिन हमें कुछ दिख नहीं रहा कि कौन लगा रहा है। समझ रहे हो? मैग्नेट, ये मैग्नेट में भी देखा है कि मैग्नेट यहाँ रख दो, लोहा यहाँ रख दो, अपने आप अट्रैक्ट होता है, बीच में तो कुछ नहीं। ऐसे ही चार्जेस के ये दो चार्ज थे, इनके बीच में कुछ नहीं है, खाली है, फिर भी फोर्स लग रहा है, क्योंकि इन चार्जेस के बीच में एक स्पेस होता है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरी बात ध्यान से सुनना, इन चार्ज, जैसे ये चार्ज है और एक ये चार्ज है, इस चार्ज ने भी अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई होगी, इसने भी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ताकत होती है जो चार्ज के चारों तरफ रहती है, एक प्रभाव होता है चार्ज के चारों तरफ, वो क्या लगाता है? फोर्स। जब इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग अगली वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन तुम्हें ये बताना जरूरी था कि वो चार्जेस जो फोर्स लगाते हैं वो किस बेसिस पर लगाते हैं, क्योंकि दूर दूर तक कुछ होता तो है नहीं और दूर से फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि चार्जेस के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं, वो फोर्स लगाती हैं। इतना समझ आ गया होगा, ठीक? तो इतना क्लियर हो गया। तो चार्जेस के, चलो वापस से ये समझ आ गया होगा, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये हमारा पहला पॉइंट था जो क्लियर हो गया, ठीक? अब बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है? या फिर मैं इसको आई थिंक नोट तो कर ही लिया होगा, तो ठीक है मैं इसे रब कर देता हूँ, ठीक?
दूसरा जो पॉइंट है बेटा, दूसरा पॉइंट है, अच्छा एक बात बताओ, जैसे एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, इन दोनों को मैंने यहाँ रखा है, अभी फोर्स लग रहा होगा, बताओ। अब मैं इसको थोड़ा सा पास ले आया, अब लग रहा होगा, बताओ। इधर जब ये इतनी दूर थे तब ज़्यादा लग रहा था, या पास ले आया तब ज़्यादा लग रहा है? तो सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि दूरियां बढ़ेंगी तो सीधी सी बात है यार, अट्रैक्शन कम होगा, और दूरियां घटेंगी तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। चाहे अगर तुम कोई चीज़ों को पास लाओगे तो अट्रैक्शन बढ़ता है, नॉर्मल सी बात है, और उन चीज़ों को अगर तुम दूर ले जाओगे तो अट्रैक्शन घटता है। तो एग्जैक्टली यही चीज़ है यहाँ पर भी। तो अगर तुम चार्जेस की डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो फोर्स कम हो जाएगा, चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कम कर दोगे तो फोर्स बढ़ जाएगा। मतलब डिस्टेंस को कम कर रहे हैं तो फोर्स बढ़ रहा है, और डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो फोर्स घट रहा है। मतलब जो फोर्स है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फोर्स है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस मैंने दोनों के बीच की आर मानी, सुनो, मैंने डिस्टेंस बढ़ाई 2 मीटर, फोर्स कितना घटना चाहिए था? 1/2 टाइम्स, लेकिन नहीं, डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ 2 और फोर्स घट रहा है 4। ठीक है, मुझे लगा कुछ गड़बड़ होगी, फिर मैंने डिस्टेंस बढ़ाई 3, मुझे लगा फोर्स घट जाएगा 1/3, लेकिन फोर्स घटा कितना? 9 टाइम्स। मतलब एक, फिर मैंने डिस्टेंस बढ़ाई 4, मुझे लगा कि 4 डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ तो फोर्स भी कितने गुना कम हो जाएगा? 1/4, लेकिन 4 डिस्टेंस बढ़ाने पे फोर्स कितने गुना घट रहा है? 16 गुना। मतलब एक बात क्लियर हो गई, जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस को, मतलब जो ये डिस्टेंस है उसके हिसाब से नॉर्मली नहीं बढ़ता। डिस्टेंस तुम 2 मीटर बढ़ाओगे तो फोर्स 4 गुना बढ़ेगा। मतलब ये हुआ कि जो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मेरी बात समझ आ रही होगी? देखो यार, सोचने वाली बात ये, मतलब मैं मन से नहीं लिख रहा यार, मैंने 2 मीटर डिस्टेंस की फोर्स कितने गुना घटा? प्रैक्टिकली 4 गुना घटा यार। इससे मुझे बात क्लियर होती है कि हल्का सा ही मैं डिस्टेंस बढ़ाता हूँ तो उतना, जितना मैं बढ़ा रहा हूँ उतना नहीं बढ़ रहा, उससे फोर्स ज़्यादा घट रहा है। आई थिंक मेरी बात शायद फील कर पा रहे हो तुम। मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ 2 मीटर, ठीक है, तो फोर्स भी कितना घटना चाहिए था? 2 मीटर, पर प्रैक्टिकली 4 टाइम्स कम हुआ। 2 मीटर बढ़ाने पर वो 4 टाइम्स कम हुआ। फिर मैंने 3 मीटर बढ़ाया, फिर वो 9 टाइम्स कम हुआ। फिर मैंने 4 मीटर बढ़ाया, वो 16 टाइम्स कम हुआ। मतलब जो फोर्स है वो एग्जैक्टली उतना कम नहीं हो रहा जितनी डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, वो उसके स्क्वायर टाइम कम हो रहा है। मतलब तुम हल्का सा भी करते हो, हल्की सी भी वो करते हो, फोर्स अचानक से बहुत ज़्यादा घट जाता है। मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। शायद तुम लोग फील कर पा रहे हो, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बच्चा बोले कि ऐसा क्या है, मतलब ये क्या, हम कैसे, मतलब, तो ये प्रैक्टिकली प्रूफ है, प्रैक्टिकली प्रूफ है। जैसे मान लो पहले, जैसे इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ यार। देखो ये 2 चार्ज है, एक ये चार्ज, इन दोनों के बीच में सपोज फोर्स लग रहा था 100, फोर्स की यूनिट तो पता ही होगी, न्यूटन, पढ़ी है 9th में। 2 चार्ज में फोर्स कितना लग रहा था? जो 100 न्यूटन, ठीक। अब ये कुछ डिस्टेंस पर रखे थे, मैंने जो डिस्टेंस थी बढ़ा दी, 2 टाइम्स बढ़ा दी। 2 टाइम्स बढ़ाऊंगा तो फोर्स कितने गुना घटेगा? 4 गुना। मैंने थोड़ी डिस्टेंस इसकी 2 टाइम्स बढ़ा दी, पहले इतनी थी अब इतनी कर दी, ठीक, पहले इतनी थी अब इतनी कर दी, थोड़ी बढ़ा दी, ठीक। तो अब जो फोर्स घटा हुआ, पहले देखो जो भी डिस्टेंस थी उसकी मैंने 2 टाइम्स बढ़ा दी, तो फोर्स कितने गुना घटेगा? 4 गुना। तो आंसर कितना है? 25। मतलब क्लियर हो गई बात कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। चलो ठीक है, तो हमने ये 2 बातें कूलम्स ने बताई थी और इसी के बेसिस पे उन्होंने अपना फॉर्मूला बना दिया कूलम्स लॉ का। पहला बोला कि फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। जितना ज्यादा उनका, मतलब प्रोडक्ट के हिसाब से चार्जेस का प्रोडक्ट जितना ज्यादा उतना ज्यादा फोर्स। दूसरे पॉइंट में उन्होंने बताया कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो उतना ही फोर्स नहीं घटेगा बल्कि उसके स्क्वायर टाइम घटेगा, और इन 2 इक्वेशन को मिला के कूलम्स ने अपना लॉ बनाया। फिर क्या हुआ? कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में लिख देता हूं इधर ही, इसको मिटा देता हूं। ये आई थिंक तुम लोगों ने बना लिया होगा, इसको बना लेना, ठीक है, या फिर इधर मैं बना देता हूं, ठीक है। तो ये Q1, ये Q2 और ये डिस्टेंस R। अब मैं इनको कंबाइन करने जा रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, कंबाइनिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ठीक है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को बोलेंगे हम कूलम कांस्टेंट K,
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनली फॉर्मूला आया कूलम्स लॉ का, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें ये K क्या चीज है, तो K हमारा कांस्टेंट है। K हमारा क्या है, कांस्टेंट। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट को बोलते हैं हम कूलम कांस्टेंट। K क्या हमारा, K इज कूलम कांस्टेंट। अच्छा, अब कांस्टेंट भी कई तरह के होते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे कि तुम्हें पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, जो कि हमने क्लास 11th में पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था कि जो हमने लॉ ऑफ मास के लिए पढ़ा था, जो हमने F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली ऐसा ही लॉ था वो, बिल्कुल, बस वहां मास का था, ये चार्ज का है। तो वहां पर जो कैपिटल G आता था वो था यूनिवर्सल कांस्टेंट। देखो कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं बेटा जिनकी वैल्यू कहीं भी चले जाओ, चाहे तुम उसे यहां नाप लो, चाहे पूरे यूनिवर्स में कहीं भी नाप लो, वो फिक्स रहेगी, वो फिक्स रहेगी। ऐसे कांस्टेंट को बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। लेकिन हमारा जो कूलम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बदलती है, इसकी वैल्यू बदलती है। इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में तो छोड़ो, मीडियम बदलोगे तो भी बदल जाएगी, समझ रहे हो। तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। अगर तुम कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू एयर में देखोगे तो कुछ अलग है, वाटर में देखोगे तो कुछ अलग है, और किसी दूसरे मीडियम में देखो, सपोज वाटर में अलग है, एयर में अलग है, वुड में अलग है, प्लास्टिक के अंदर अलग है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो तुम्हारा कूलम कांस्टेंट है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, उसकी वैल्यू बदल जाती है मीडियम को बदलने पर। तो मैं इसको लिख देता हूं, कूलम कांस्टेंट इज चेंज फ्रॉम मीडियम टू मीडियम, इज चेंज फ्रॉम मीडियम टू मीडियम। जैसे तुम मीडियम बदलोगे कूलम कांस्टेंट की वैल्यू भी बदल जाएगी, ठीक है। तो K की वैल्यू हमेशा बदलेगी। मेरी बात सुनो, अगर तुम दो चार्जेस को एयर में रखते हो, दो चार्जेस को एयर में रखते हो, तो एयर में रखोगे तो K की वैल्यू एयर के लिए कुछ अलग है। उन्हीं दो चार्जेस को मैंने वाटर में रख दिया। देखो अगर मैं दो चार्जेस को सपोज मान लो एयर में रखता हूं और उनका फोर्स मैंने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैंने दो चार्जेस को कहां रखा, एयर में, दोनों का क्या कैलकुलेट किया, फोर्स कैलकुलेट किया। मान लो एयर में लगने वाला फोर्स आया 100 न्यूटन, ठीक। फिर मैंने उन्हीं दो चार्ज को वाटर में रखा, उन्हीं दो चार्ज को उतनी डिस्टेंस पे, मान लो देखो मैंने क्या किया, दो चार्ज लिए, जो दो चार्ज लिए Q1 Q2, ठीक, उनको मैंने रख दिया पहले एयर में, और दूरी उनकी रख दी सपोज 2 मीटर, एग्जांपल के तौर पे, तो दूरी रख दी 2 मीटर। आंसर कितना आया, 100 न्यूटन। उन्हीं दो चार्जेस को मैंने वाटर में रखा, दूरी अभी भी 2 मीटर रखी, आंसर आया 50 न्यूटन। अब बताओ यार इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है। तो सीधी बात है, एयर में K की वैल्यू कुछ अलग थी, इसीलिए आंसर 100 आया। वाटर में K की वैल्यू, देखो ये तो बदले नहीं मैंने, चाहे देखो ये चीज तो नहीं बदली ना मैंने, ये चीज एयर, देखो चार्जेस वही रखे, दूरी वही रखी, पहले वो रखा मैंने एयर में तो K की वैल्यू अलग थी तो आंसर 100 आया। फिर उन्हीं चार्जेस को मैंने वाटर में रखा तो आंसर 50 आया। ये चीजें तो वही है, बदल क्या रहा होगा, K। तो K जो होता है वो बदलता है मीडियम टू मीडियम। अब K क्यों बदलता है मीडियम टू मीडियम, इसका डिस्कशन हम अगली वीडियो में करेंगे। देखो तो जो फोर्स होगा जो एयर में लगेगा वो फोर्स वाटर के अंदर नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि वाटर में K की वैल्यू अलग है और एयर में K की वैल्यू अलग है। K जो है, जो तुम्हारा K कूलम कांस्टेंट है, वो हर मीडियम में बदल जाता है, चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है, K की वैल्यू क्यों बदलती है, इसका डिस्कशन हम अगली वाली वीडियो में करने वाले हैं। तब तक के लिए बेटा मैं हमेशा बोलता हूँ, तुम लोग सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो आई थिंक, और शेयर भी बहुत कम कर रहे हो, तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक भी करो, ताकि यार मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, मुझे मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी हेल्प कर सकूँगा, ठीक है। तो ठीक है बेटा, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।